जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अवैस और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एटी अर्निंग आइडियाज़। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हम आपको एक ऐसे कारोबार के बारे में बताने जा रहे हैं कि जो लोग एज आ शौक भी करते हैं और एज आ कारोबार भी करते हैं। आपने टाइटल से आपको कारोबार के बारे में तो पता चल चुका होगा, तो हम थोड़ी सी इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नस्ल है या जो चीज़ है ये आज से नहीं है, बल्कि ये सदियों पुरानी चीज़ है जो ये लोग इस पे काम करते आ रहे हैं। पहले इतना इसका नहीं था, लेकिन अब इसके ये जो है ब्रीडिंग भी ज़्यादा हुई जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता लोग इस पे जो इसका शौक़ है और जो मतलब नई से नई नस्ल आ रही है, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव नस्ल आ रही है। तो हमारे साथ भाई मौजूद हैं, तो हम इनसे इनका इंट्रोडक्शन करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये कारोबार कब से कर रहे हैं और क्या प्रॉफिट है इस कारोबार में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भाई आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर जी, हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें। सर मेरा नाम जहांगीर ख़ान है और मेरा जो ठीक है। कारोबार है वो ये सिर्फ कबूतर ही है। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, हमें इसके बारे में बताएं कि ये काम आपने कब स्टार्ट किया था? ये शौक़ तो मुझे बचपन से था, लेकिन मैं जो इस चीज़ में आया हुआ हूँ वो तकरीबन सन 2010 से आया हूँ। ठीक है। जो कि कुछ नस्लें मैंने जो ना परचेज़ की थी और कुछ नस्लें जो ना हमने इधर उधर से दोस्तों से लेके बनाई और उनका जो ना आगे कारोबार भी कर रहे हैं और उनको जो ना शौक़ के अंदर इस्तेमाल टूर्नामेंट वगैरह में हिस्सा भी ले रहे हैं। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, हमें इसमें बताएं कि जब आपने 2010 में, आप कह रहे हैं मैंने स्टार्ट किया था, तो उससे पहले भी आपने कोई थोड़े बहुत रखे हुए थे कि प्रॉपर काम 2010 में स्टार्ट किया? नहीं, पहले तो बचपन से रखे हुए थे, लेकिन प्रॉपर काम जो ना सन 2010 से शुरू किया था। ठीक हो गया। ठीक है। जिसमें मुझे कुछ जानवर परचेज़ करने पड़े, कुछ नस्लें परचेज़ करनी पड़ी और कुछ मुझे मेरे दोस्तों से ही, मेरे उस्ताद से ही मुझे गिफ्ट के तौर पे मिली। ठीक हो गया। अच्छा, हमें बताएं कि जब आपने 2010 में अपना सेटअप तैयार किया था, तो आपने कितने जानवर परचेज़ किए थे? मतलब कितने पैसों के, कितनी इन्वेस्टमेंट की थी उस पे और कितनी इन्वेस्टमेंट आपने अपने शेड पे की थी? मेरी तकरीबन इन्वेस्टमेंट जो थी वो मैंने आहिस्ता-आहिस्ता से शुरू की थी, इसलिए मुझे एग्जैक्ट तो मैं आपको नहीं बता सकता, सिर्फ जानवरों का बता सकता हूँ कि मैंने कुछ जानवर जो परचेज़ किए थे वो तकरीबन 2 से ढाई लाख रुपए के जानवर थे। ठीक हो गया। ठीक है। जिनको मैंने पेयरिंग की, आगे से उनकी ब्रीड बनाई और उनको फिर सेल में और टूर्नामेंट में जो ना ठीक हो गया। अच्छा, उड़ाने के लिए। अपने शेड के बारे में बताएं कि जो इसका शेड बनता है कबूतरों का, जिसमें कबूतर इजीली रह सकते हैं, उसकी क्या मतलब लेंथ और विड्थ होनी चाहिए, कितने साइज़ का केज होना चाहिए और कितनी इन्वेस्टमेंट से वो तैयार हो जाता है केज? वो आपका 5 बाई 5 का जो ना केज होना चाहिए और उसके आगे ना फ्रेम लगा होना चाहिए, 5 बाई 5 का लगा लें। बस यही है धूप के लिए जो ना उनके लिए ना, ताकि कि उन्हें जो ना एनर्जी वगैरह मिलती रहे। और उसके अंदर आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप 10 पेयर से शुरू कर लें, आप 5 पेयर से शुरू कर लें। वो तो आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है कि आप अफोर्ड कितना कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हमें इसके बारे में बताएं कि इसमें जो मतलब गर्मियों में आपको शेड किस तरह कवर करना पड़ता है और सर्दियों में शेड किस तरह कवर करते हैं कि जो जानवर हैं उनको कोई अफेक्ट ना हो इसका टेम्परेचर का? उसके लिए कुछ भी नहीं होता है, कबूतर के लिए इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, आपको कोई हीटर वगैरह लगाने नहीं पड़ते, कोई बल्ब वगैरह इस्तेमाल करने नहीं पड़ते। तो लिहाजा वो यही होता है कि उसको आप आगे से पिंजरे को ढाँप दें। ठीक है। और बाकी जो हीट होती है वो उनकी अपनी ही अंदर हो जाती है, इसलिए इनको सर्दियों में इतना ज़्यादा नहीं कुछ करना पड़ता। लेकिन बस ज़रा धूप इनको चाहिए होती है। इनका जो केज होता है उसकी जो उसका पॉइंट होता है, उसका जो जिसको हम कहते हैं उसका जो रुख होता है वो उस साइड पे होना चाहिए, जो चढ़ती हुई धूप हो ना वो इसके केज में आनी चाहिए। बेशक चंद मिनट के लिए, चंद घंटों के लिए ही आए, उससे ये होता है कि बीमारी वगैरह नहीं आती ज़्यादा। ठीक हो गया। अच्छा, हमें इसके बारे में बताएं कि जो लोग इसका शौक़ नहीं करते उनको तो नहीं इतना पता होता कि इसकी कितनी नस्लें होती हैं। हमने तो कोई एक चंद ही देखी होती हैं, तो आप तो इसमें एक्सपीरियंस बंदे हैं, तो हमें इसके बारे में बताएं कि इसकी आपके ख्याल से कितनी की नस्लें हैं और किस किस तरह की होती हैं। मतलब एक तो होती हैं जो शौकिया तौर पर रखते हैं लोग, जो महंगी होती हैं और वो मतलब खूबसूरती के लिए लोग रखते हैं, और एक कारोबार के लिए रखते हैं लोग। तो इसके बारे में थोड़ा डिफ्रेंशिएट करिए। कारोबार के लिए आप फैंसी भी रख सकते हैं, लेकिन फैंसी के अंदर भी हज़ारों नस्लें हैं, लेकिन इनके अंदर जो मैंने रखे हुए हैं इनके अंदर कमगर हैं, टैडी हैं, सेठ वाले कबूतर हैं, अली वाले हैं। ठीक है। फिर जो ना और काफ़ी सारी नस्लें आ जाती हैं, सियालकोटी आ जाते हैं, सियालकोटी बटेरे आ जाते हैं। ठीक है। ये काफ़ी सारी नस्लें हैं, हज़ारों की तादाद में इनकी नस्लें। लेकिन वो बात यही आ जाती है कि आप किस चीज़ को जो ना लाइक करते हैं। आपने तो वही नस्लें रखनी है ना। मेरे पास तो चंद एक नस्लें हैं सिर्फ। ठीक है। अली वाले हैं और टैडी हैं और कुछ कमगर कबूतर हैं, बस ये कबूतर है मेरे पास। ठीक हो गया। अच्छा, हमें बताएं कि जो नस्लों में जो सबसे महंगी जो ब्रीड है
ये बाहर से इंपोर्ट होती है कि यहाँ पे तैयार होती है, और जो महंगी ब्रीड है उसका क्या नाम है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन। इस टाइम पे तो देखें कि चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब वाले भी टैडी कबूतर वो भी उतने ही फेमस हैं, ठीक है, सेठ वाले भी फेमस हैं। बात होती है कि परचेज़ करने की बात होती है, जो सेल कर रहा होता है उस पर, और जो उन नस्लों को लाइक करता है या रखना चाहता है या उनसे अर्निंग लेना चाहता है, ये तो उस पर डिपेंड करता है कि वो जितने मर्ज़ी पैसे लगा ले, ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये आप बाहर से भी इंपोर्ट करते हैं कि ये पाकिस्तानी ब्रीड रेडी होती है? नहीं, ये पाकिस्तानी ब्रीड रेडी है, पाकिस्तान से ही ये बाहर इंपोर्ट होते हैं। ठीक हो मुख्तलिफ़ कंट्रियों में, जैसे बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, इनमें भी ये इंपोर्ट होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में बताएं कि आपका जो सीज़न होता है ब्रीडिंग का, वो कौन सा सीज़न होता है जिसमें आप ज़्यादा ब्रीडिंग कराते हैं, और पूरे 1 ईयर में ये कितनी बार जो एक पेयर होता है वो कितनी बार ब्रीड करता है? इस पेयर की अगर आप ब्रीड लेना चाहते हैं तो ब्रीडर जो हजरात होते हैं उनका तरीकाकार अलहदा होता है। उन्होंने कुछ फास्टर पेयर साथ रखे होते हैं फैंसी, जिनके नीचे वो इनके बच्चे निकलवाते हैं, ठीक है। उस तरीके से आप ब्रीड लेना चाहें तो आप बेशुमार ब्रीड ले सकते हैं एक पेयर से, क्योंकि एक पेयर जब अंडे देता है तो उसके बाद जब वो आप अंडे उठा के किसी फास्टर पेयर के नीचे रखते हैं तो उसने 10 दिन के बाद दोबारा फीमेल ने अंडे ले कर देने होते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आप अगर एज ए फास्टर पेयर आपने साथ रखे हुए हैं तो आप इनकी ब्रीड जितनी मर्ज़ी ले लें, लेकिन अप्रैल के महीने में हम इनके जनाब पेयरिंग यानी कि मेल और फीमेल अलग-अलग कर देते हैं, क्योंकि वो गर्मी का सीज़न होता है, उसमें जो बच्चे होते हैं वो इतने अच्छे नहीं, उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती। तो लिहाजा हम ये करते हैं कि हम उन्हें जो ना अप्रैल में तोड़ देते हैं जोड़ों को, और अगस्त के एंड पे या सितंबर के एंड पे हम उनकी ब्रीड लेना उनका पेयरिंग करनी स्टार्टिंग कर देते हैं, और बाकी अरसा जो ना हम ब्रीड ही लेते हैं इनकी। ठीक हो गया। अच्छा, मैं इसके बारे में बताएं कि अगर कोई बंदा ये काम शुरू करना चाहता है तो स्टार्टिंग में वो कितने पेयर से स्टार्ट करे, और कितनी इन्वेस्टमेंट करे स्टार्टिंग में अगर कोई बंदा शुरू करना चाहता है? अगर कोई बंदा इसको स्टार्टिंग में शुरू करना चाहता है तो मैं तो उसको यही मशवरा दूंगा कि वो बच्चों से शुरू करे, बच्चे परचेज़ करे, उनको 4 से 5 माह या 7 माह में वो जो ना मेल और फीमेल बन जाते हैं, उनके बाद उनसे जो ना वो क्लच लेने शुरू करे, वहाँ से ज़्यादा बेहतर होगा। वो 4 पेयर से शुरू कर ले, वो 8 पेयर से शुरू कर ले, 4 वो अपने रेगुलर जानवर लगा ले और 4 फास्टर पेयर के तौर पर जो ना पेयर लगाए हों, ताकि कि उनके अंडे जो ना उनको चेंज किए जा सके। ठीक है। आप बताएं कि आपके पास अभी कितने पेयर लगे हुए हैं, और आप जो पर पेयर होता है वो साल में कितना प्रॉफिट दे जाता है आपको? पर पेयर अगर हम इनकी फास्टर पेयर के नीचे ब्रीडिंग करवाते हैं तो ये तो हमें अच्छे खासे पैसे दे जाते हैं। तकरीबन इनका बच्चा चला जाता है, तकरीबन 5 से 7 हज़ार रुपये का एक बच्चा सेल हो जाता है। तकरीबन वो होता है, आप ये करते हैं, ये कह सकते हैं कि वो अडल्ट हुआ होता है, ठीक है, दाना वाना खुद सेल्फ हुआ होता है, तो वो दाना वाना खुद ही खाता है। ठीक है। तो मतलब अगर एक पेयर जो है वो साल में कितना प्रॉफिट दे जाता है, आप एग्जैक्ट बताएंगे? पूरे साल में इतने तक दे जाता है, लाख तक, 1.5 तक, 2 तक? अगर इनकी डिमांड, असल में इनकी डिमांड शुरू होती है, कुछ लोग इनको एज ए जोड़े लगाते हैं घर में प्रॉफिट लेने के लिए, जैसे अब मैंने बिज़नेस किया। कुछ लोग इनको चाहते हैं टूर्नामेंट में उड़ाने के लिए, और टूर्नामेंट में उड़ाने का एक ख़ास टाइम होता है, तब ये बच्चा सेल होता है। और अगर आप वैसे कहें तो ये बच्चे जो ना अक्सरियत ही सेल होते रहते हैं ऑनलाइन जो है ना, नेट के ऊपर। तो उसमें आप यही है कि आप 4 से तकरीबन एक जो पेयर है ना, वो आपको 60 से 70 हज़ार रुपया बड़े आराम से दे जाता है सीज़न में। ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट इसमें हमें थोड़ा सा बताएं कि जो इसके अंडे शंडे भी सेल होते हैं कि सिर्फ बच्चे ही सेल होते हैं? नहीं, इनके सिर्फ बच्चे सेल होते हैं। ये बाकी शामुओं की तरह नहीं कि इनके अंडे सेल हो, इनके बच्चे ही सेल होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें बताएं कि जो आपकी ये माशाल्लाह ट्रॉफीज़ वगैरह बेशुमार पड़ी हुई हैं, ये टेबल पे पूरी नहीं आ रही थी, तो ये इसके बारे में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें कि ये क्या सीन है इसके बारे में? सर, मुझे बाजियाँ खेलने का तो शौक़ नहीं है, लेकिन मुझे टूर्नामेंट में एंट्रियाँ करवाने का शौक़ है। ये सब मैंने टूर्नामेंट विन किए हुए हैं, ठीक है, जो अपने एरिया में हुए हैं, जो हमारे यहाँ पर हमारे लेवल पर होते हैं। ये हमने उन्हीं में जो ना इलाका के हिसाब से जो ना ये पहला दूसरा नंबर जो ना ये हमने विन किया हुआ है। ये वही ट्रॉफ़ियाँ हैं। ये बेसिकली देखने को तो ट्रॉफ़ियाँ हैं, लेकिन हमारे लिए ये क्या मकाम रखती हैं ये हमें पता